हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवंबर में एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आने वाली है। और जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको, जैसा आपको थंबनेल में शो कर रहा है कि यहाँ पे आपको क्या करवाया जाएगा, तो टॉप 20 जीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जो क्या रहेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जो पिछले वर्ष जो आए हैं क्वेश्चंस वो सारे रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आज जो पहला क्लास है हमारा, तो हमने जो है वो 10 जनवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चंस हमने ली है, जिसमें आपके 20 जीके के क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो क्लास है ये डेली आपके लिए आएगी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट को अगर नहीं पता है तो वो, जैसे कोई अगर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को ये ये सारी चीज़ें जो है उन्हें शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि यहाँ पे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज जो है वो चल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? पोला महोत्सव। इसका आंसर क्या होगा? पोला महोत्सव। ठीक है, तो पोला महोत्सव कब मनाया जाता है? यह भाद्रपद यानी कि जो क्या बोल सकते हैं कि जो भाद्र का जो महीना होता है, ठीक है, भाद्रपद माह की अमावस्या को मनाया जाता है। कि अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। ठीक है, देखिए, अगर ये चीज जो है वो खेती से अगर जुड़ी हुई है तो ये किसानों के लिए क्या है, बहुत ही क्या बोल सकते हैं कि विशेष महत्व रखता है उनके जीवन में। यहाँ पे खेतों में बैलों का यूज किया जाता है, इसीलिए इनको क्या किया जाता है, सम्मानित भी किया जाता है, इनकी पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है, इसी पर्व को, जो पोला महोत्सव जो है, ये तो महाराष्ट्र का, मतलब इसे महाराष्ट्र में पोला महोत्सव कहा जाता है, लेकिन इसी पर्व को छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में इसे पोरा पर्व कहा जाता है। पोरा पर्व या पोरा महोत्सव। महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? पोला, और छत्तीसगढ़ में पोरा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं क्या कि ये जो पोला महोत्सव है ये महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे काला घोड़ा कला महोत्सव। काला घोड़ा कला महोत्सव, तो काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये जो है ये भी आपकी कहाँ मनाई जाती है? तो मुंबई में ही आयोजित की जाती है। मुंबई में वार्षिक कला महोत्सव है ये, वार्षिक कला महोत्सव, यानी कि ये जो है आपकी हर साल मनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा, तो ये गुड़ी पड़वा कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति जिसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तरायण के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह देखिए, ये भारत के साथ साथ नेपाल में भी मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? भारत के साथ साथ नेपाल में भी मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में, कहाँ पे? तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पोंगल के नाम से। ठीक है, और उसके बाद जैसे यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहां पे हम क्या जानते हैं, इसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में इसे केवल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? केवल संक्रांति के नाम से। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल एक जो क्वेश्चन है उसका केवल एक ही आंसर है तो हम उसी के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ जो 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके बारे में भी अगर जान लेते हैं तो कभी ना कभी आपके ये एग्जाम में ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मॉस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? मॉस और मार्केसिया जो है वो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? शैवाल, अनावृतबीजी, ब्रायोफाइटा कर लीजिएगा, यहाँ पे बायोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइटा। इसका आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइटा। जो ब्रायोफाइटा जो क्या बोल सकते हैं कि जो पादप का जो समूह है ये क्या होता है? तो ये नॉन वेस्कुलर होता है, नॉन वेस्कुलर यानी कि गैर संवहनीय, गैर संवहनीय, ठीक है। और ये सीडलेस भी होता है, बीज रहित, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए एंड सीडलेस, जिसमें आपकी जो बीज नहीं होती है, बीज रहित, बीज रहित पादपों का समूह है, पादपों का समूह है, ठीक है। देखिए ये जो ब्रायोफाइटा है ये नमी का जो क्षेत्र होता है, नमी वाला क्षेत्र होता है, वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइटा। इस ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर भी कहा जाता है, वनस्पति जगत का उभयचर। किसे? तो ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? वनस्पति जगत का उभयचर। इनका आकार कैसा होता है? तो इनका आकार होता है थैलस नुमा, थैलस नुमा आकार होता है, ठीक है। अब इसी में अगर क्वेश्चन अगर और भी पूछा जाए कि ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, तो ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है डोसोनिया, डोसोनिया। और ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे छोटा पौधा कौन सा है? तो जुओप्सिस। कौन सा है? जुओप्सिस, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। बढ़ते हैं आगे। अगला है क्या कि जागोई, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? ऑप्शन से मणिपुरी, सत्रिया, ओडिसी और कथक। तो इसका आंसर क्या होगा? मणिपुरी। आंसर क्या होगा इसका? मणिपुरी। ये जो सत्रिया जो आपको नजर आ रहा है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का, असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिशा का। कहाँ का है? ओडिशा का। और ये जो कथक ये कहाँ का है? तो उत्तर भारत का, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्या कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। जीवाश्म ईंधन कहने का सेंस क्या जा रहा है? जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गए, ठीक है। तो वो जो जलते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रदूषण फैलाते हैं। तो उसको कम करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? तो ऑप्शन है गुप्त ऊष्मा को कम करके, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके और प्रदाह का तापमान कम करके। इसका आंसर क्या होगा? दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका मुख्य मत बोल सकते हैं कि मेन मोटिव क्या था? तो ऑप्शन से जीवन स्तर में सुधार, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, अवसंरचना में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन। तो इसका आंसर क्या होगा? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। आंसर क्या होगा इसका? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। तो ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है ये कब स्टार्ट की गई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1985 में। चली कब तक? 1990 तक, ठीक है। यह जो योजना थी यह किस पर आधारित थी? तो ये डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। डब्ल्यू मिलर मॉडल, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। ये सब क्वेश्चन जो हैं वो और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। किसमें आधारित थी? ये डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। यानी कि आपको अगर एसएससी जीडी का अगर एग्जाम निकालना है तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ लीजिए पूरा,
ठीक है, कि नृत्य जो है वो क्या क्या है, ठीक है, भारतीय नृत्य क्या क्या है, उसके बाद जो योजनाएं आती हैं वो सब पढ़ लीजिए। तो वो सब सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होगी, तभी जो है आप एग्ज़ाम को फेस कर पाइएगा, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि किसने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया था? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। इसका आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं INS विक्रांत के बारे में। INS विक्रांत, तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे IAC-1 के नाम से जाना जाता है। 1 के नाम से जाना जाता है। IAC-1 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह भारत का पहला विमान वाहक जहाज है। भारत का पहला विमान वाहक जहाज है, ठीक है। भारत का पहला विमान वाहक जहाज है। और ये बनना कब प्रारंभ हुआ? तो 2009 में। 2009 में बनना प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर? तो कोची में। कहाँ पर बनना प्रारंभ हुआ? कोची में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है क्या? डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है क्या? एम्पिलेट्स, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, समर्थ योजना, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा समर्थ योजना। इसका आंसर क्या होगा? समर्थ योजना, ठीक है। इसे कब शुरू किया गया है? तो इसे 2017 में शुरू किया गया है। जो समर्थ योजना जो है, इसे केंद्र सरकार की ओर से कपड़ा उद्योग के लिए कब स्टार्ट किया गया था? 2017 में। प्रारंभ कब हुआ? ये 2017 में, ठीक है। कपड़ा उद्योगों के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो देश में वस्त्र जो क्या बोल सकते हैं कि लोगों को प्रशिक्षित करना, ठीक है। या तो आप इसका उद्देश्य यहाँ पे लिख सकते हैं, देश में वस्त्र मंत्रालय से संबंधित विभागों और संगठनों के माध्यम से कारीगरों को कौशल सिखाकर, यानी कि उन लोग को ट्रेनिंग दिया जाता था, ठीक है। कौशल सिखाकर मांग आधारित रोजगार देना। मांग आधारित रोजगार देना, ठीक है। तो ये था इसका उद्देश्य, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्या? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अशोक। अशोक के समय में क्या लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कलिंग युद्ध किसे किसके बीच में लड़ा गया? तो मौर्य साम्राज्य, कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो अशोक है ये विजयी हो जाते हैं, लेकिन कलिंग युद्ध के दौरान, कलिंग युद्ध जब ये जीत जाते हैं, उसके बाद जो है इन्होंने युद्ध को हमेशा के लिए क्या किया था? तो इन्होंने त्याग दिया था, ठीक है। क्योंकि
इसमें जो है इस युद्ध में बहुत सारे बच्चों की भी हत्याएं की गई थी, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं कि इतिहास में ये सबसे घातक लड़ाइयों में से ये एक था, जिसके बाद जो अशोक का विचार जो है युद्ध से वो हट जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्या, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन से केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, कर लीजिए यहाँ, के सदस्यों द्वारा, केवल राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा और केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। देखिए ये जो यहाँ पे है, ठीक है, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा इनका क्या किया जाता है, तो चुनाव किया जाता है। तो इसकी व्याख्या कहाँ की गई है, तो आर्टिकल 54 में क्या किया गया, इसकी व्याख्या की गई है, ठीक है। तो भारत में क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो कई बार क्या बन सकता है, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है ना कि वहाँ केवल आप 2 ही बार राष्ट्रपति पद पर आप निर्वाचित हो सकते हैं, ठीक है। अब बात रही कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है। और इसकी व्याख्या कहाँ की गई है, तो इसकी व्याख्या आर्टिकल 55 में की गई है। इसकी व्याख्या कहाँ की गई है, आर्टिकल 55 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तपन कुमार पटनायक ने, तो जो झारखंड के लोग हैं इसे अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसका आंसर पहले जान लेते हैं। इसका आंसर जो है वो ऑप्शंस पहले पढ़िए, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया और छऊ। इसका आंसर होगा छऊ। यह जो छऊ है ये एक प्रकार का नृत्य है, ठीक है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में काफी फेमस है, ठीक है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह फेमस नृत्य है, ठीक है। यह जो तपन कुमार पटनायक है यह झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से संबंधित है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से संबंधित, झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से संबंधित है, ठीक है। ये जो तपन कुमार पटनायक है इन्हें नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, किनके द्वारा, तो एम वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया था। एम वेंकैया नायडू के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। छऊ नृत्य जान लेते हैं ये कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है कि महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर डैश का चित्र है। तो 2000 के नोट तो अभी बंद हो चुके हैं, लेकिन ऑप्शंस देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पहला है लाल किला, मंगलयान, सूर्य मंदिर, कोणार्क और रानी की वाव। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है क्या, तो मंगलयान। जो 2000 रुपए की जो नोट थी उसमें मंगलयान का चित्र छपा था, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो लाल किला है वो कौन से नोट पर है, तो लाल किला आपको 500 रुपए के नोट पे नजर आ जाएगा।
लाल किला कहाँ नजर आ जाएगा? 500 के नोट पर। ठीक है, उसके बाद सूर्य मंदिर कोणार्क, सूर्य मंदिर कोणार्क, ये जो है नजर आएंगे। सूर्य मंदिर जो है 10 रुपए के नोट पे आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रह गया एक क्या? तो रानी की वाव, रानी की वाव, ये आपको नजर आ जाएगा कहाँ पे? तो 100 रुपए के नोट पे। ठीक है, चलिए आगे है क्या? भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे। तो ये तो बहुत ही इजी, इसका आंसर भी है और क्वेश्चन भी बहुत ये इजी है। कितने अनुच्छेद है? तो 395, जबकि इसमें कितने भाग है? तो 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं, 22 भाग और 12 अनुसूची हैं। ठीक है, अगला है क्या कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 16 से 17, अनुच्छेद 14 से 15, अनुच्छेद 20 से 21 और अनुच्छेद 18 से 19। इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 20 से 21। यानी कि आपको जो पॉलिटी में जितने भी जो आपके आर्टिकल्स हैं, जितने भी आपको आर्टिकल्स हैं, सारे आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, जितने भी 395 अनुच्छेद में आपको जो है, जो 1 से लेके तो आप 80 तक तो एक याद कर लीजिए। उसके बाद फिर बाकी जो रह जाती है, जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स है, उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि 395 पूरे के पूरे अनुच्छेद तो याद नहीं किए जा सकते, लेकिन कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि आर्टिकल 20 में क्या है। आर्टिकल 20 में क्या है? तो आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है? तो अपराधों के लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, और आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, मतलब आपको सारे जो आर्टिकल्स हैं वो सारी चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? मिहिर सेन, खसाबा जाधव, अमित पटेल और रामनाथन कृष्णन। आंसर क्या होगा इसका? मिहिर सेन। ठीक है, जो मिहिर सेन थे ये एक तैराक भी थे और इसके साथ साथ ये क्या थे? वकील भी थे। तैराक के साथ ये क्या थे? तो वकील भी थे। ठीक है, इन्होंने 1958 में क्या किया था? तो डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार भी किया था। ठीक है, ये इंग्लिश चैनल को जीतने वाले क्या थे? ये पहले इंग्लिश चैनल को पार करने वाले ये क्या? पहले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? तो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी भी की थी। ठीक है, जिसमें आपका क्या क्या आ जाएगा? तो पाक, पाक, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, डार्डानेल्स, डार्डानेल्स, बोस्फोरस, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। ठीक है, और एक पनामा नहर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तो 5 महाद्वीपों के महासागरों में ये इन्होंने तैराकी भी की थी। तो ये जितने भी आपको 5 का नाम मैंने बताया था, ठीक है, इन सभी की लंबाई भी क्या थी? तो इसमें शामिल थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्या कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को भी प्रभावित करती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिक वृत्त और कर्क रेखा। तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कर्क रेखा भारत के साथ साथ और कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, तो उसका नाम आप लिख लीजिएगा। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको, ठीक है। तो इतने सारे देशों से जो है वो कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। अगला, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती हैं? गैर प्रतिदेय, पूंजीगत प्राप्तियां, सुदृढ़ करने में सक्षम और प्रतिदेय। इसका आंसर क्या होगा? गैर प्रतिदेय, ठीक है। अगला क्या है? 2017 से 18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? तो किसने जीता था? कर्नाटक ने। किसने जीता था? कर्नाटक है। यानी कि आपको जो है वो थोड़ा करंट अफेयर्स में भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगला, अगर 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक। तो अगस्त 2022 में जो उत्तराखंड के जो राज्य ब्रांड एम्बेसडर थे कौन थे? तो ऋषभ पंत। कौन थे? ऋषभ पंत। लेकिन वर्तमान में अभी उत्तराखंड के राज्य ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रसून जोशी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो भारत में जो अरेबिका कॉफी है वो कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटक में। कहाँ उगाई जाती है? कर्नाटक में। कर्नाटक जो है वो कॉफी उत्पादन में 71% इसका हिस्सेदारी बोल सकते हैं, जबकि केरल कितना उत्पादन करता है? तो ये 21% उत्पादन करता है। और वहीं तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु कितना परसेंट उत्पादन करता है? तो 5%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1887, 1882, 1880 और 1881। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1881। आंसर क्या होगा? 1881। ये की गई थी कब? तो लॉर्ड रिपन के समय। कब की गई थी? लॉर्ड रिपन के समय की गई थी, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहली जनगणना पूछी जाए, पहली जनगणना अगर पूछी जाए तो पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। ये था क्या कि संपूर्ण हुआ था, संपूर्ण जनगणना हुआ था। लेकिन पहला कब हुआ था? 1872 में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं हम, क्या कि जब भारत जो है वो स्वतंत्र हो जाता है उस समय पहली जनगणना कब की गई थी? यानी कि स्वतंत्र भारत की लाइट चला गया, 1 मिनट। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? 1951 में। कब की गई थी? 1951 में, ठीक है। तो देखिए ये जो था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे तो और भी लोग जो है वो पढ़ सकेंगे, ठीक है। इसका जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगा? तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है NS1 क्लासेस के नाम से, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और मैं आपको एक बार फिर से ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि ये जो क्लास है आपकी डेली होने वाली है। ये क्लास आपकी डेली होने वाली है। डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज लाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें टोटल हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।